हेलो गाइस, दिस इज मुकेश। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में जिसका नाम है फिजिक्स तड़का। तो आज हम डिस्कस करेंगे, देखो, क्लासिकल मैकेनिक्स का एक बहुत ही, क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं कह सकते हैं, मॉडर्न फिजिक्स कह सकते हैं। मॉडर्न फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। टॉपिक नहीं कह सकते, कंप्लीट चैप्टर है, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स में के अंडर ये चैप्टर आता है, क्लासिकल मैकेनिक्स में लास्ट में पढ़ते हैं हम इसको। देखो, जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है ये आया कहाँ से, इसका कैसे एग्जिस्टेंस, इसका जो एग्जिस्टेंस है वो कहाँ से आया, मतलब इसके बारे में कैसे पता लगा, उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। और ये है क्या, इसके बारे में कंप्लीट हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। देखो, क्लासिकल कुछ फिनोमिना ऐसे थे, बहुत सारे फिनोमिना ऐसे थे जिनको क्लासिकल फिजिक्स है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाती है, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स का भी जो उत्पन्न है वो ऐसे ही हुआ, सेम कुछ फिनोमिना थे जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट, ऐसे फिनोमिना, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इनको क्लासिकल फिजिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। उनके बेसिस पे ही क्वांटम मैकेनिक्स का उत्पन्न, जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो डेवलप्ड हुई। उसी तरीके से स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी कुछ क्लासिकल फिनोमिना ऐसे थे जिनको कुछ फिनोमिना ऐसे थे जिनको क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, ठीक है। तो उनको एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी दी गई जिसे कहते हैं हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसको 1905 में आइंस्टीन ने इसको डेवलप किया था, इस थ्योरी को। अब एक दो फिनोमिना को हम डिस्कस कर लेते हैं, कौन कौन से फिनोमिना थे जिनको क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। जो सबसे पहला फिनोमिना था हमारे पास वो ये था, मान लो कोई भी इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, कोई भी चार्ज पार्टिकल है, यदि हम चार्ज पार्टिकल को, इलेक्ट्रॉन को हम एसेलरेट करवाते हैं। इलेक्ट्रॉन को एसेलरेट कैसे करवाते हैं, हम उस पर एक पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, पोटेंशियल हमारे पास फाई पोटेंशियल है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे पोटेंशियल अप्लाई करने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन है वो मूव करता है वी वेलोसिटी से, उसके अंदर एक काइनेटिक एनर्जी आ जाती है क्योंकि उस पर एक फोर्स लगता है, ठीक है। उसके अंदर एक काइनेटिक एनर्जी होती है उस पोटेंशियल की वजह से, और वो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ई इंटू फाई, ठीक है। किसी फाई पोटेंशियल में एक इलेक्ट्रॉन को मूव करवाएंगे तो उस इलेक्ट्रॉन के पास एक काइनेटिक एनर्जी होगी, तो वो वी वेलोसिटी से मूव करेगा, ठीक है। अब इस पोटेंशियल की वैल्यू को हम लगातार बढ़ाते जाएं, यदि इस पोटेंशियल की वैल्यू को लगातार हम बढ़ाते जाएं तो देखो वेलोसिटी क्या होगी, 2e⁵/m रूट, ये हमारे पास वेलोसिटी होगी 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू फाई/, इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो है 9.1 इंटू 10⁻31 kg रूट। इसको जब सोल्व करेंगे अराउंड हमारे पास कुछ ऑर्डर का आएगा, ठीक है। जो भी ऑर्डर आए तुम इसको कैलकुलेट कर लेना। यहाँ पे यदि हम वेलोसिटी की वैल्यू, देखो फाई की वैल्यू हम बढ़ाते जाएंगे, वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ठीक है। फाई की एक ऐसी वैल्यू होगी जहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू हमारी जो होगी वो होगी 0.99c, 0.9c, ठीक है। एक फाई की वैल्यू ऐसी होगी जहाँ पे वेलोसिटी होगी हमारे पास 0.9c, ठीक है। मतलब स्पीड की लाइट से थोड़ी सी कम, ठीक है। बहुत हाई वेलोसिटी होगी इलेक्ट्रॉन की। यदि हम फाई की वैल्यू मान लो जिस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है वो 0.9c है, उस पॉइंट पे हमारे जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो φ1 है। तो φ1 पोटेंशियल पे हमारे जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है वो है 0.9c, लाइट की वेलोसिटी से थोड़ी सी कम, ठीक है। यदि फर्दर हम पोटेंशियल को इससे जस्ट 4 गुना करते या 8 गुना करते या 10 गुना करते, पोटेंशियल को हम 4 गुना और बढ़ा दें, पोटेंशियल को हमने कर दिया 2φ1, ये कुछ वैल्यू होगी φ1, वो तुम निकाल सकते हो। यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू 0.9c रखना, φ1 की वैल्यू आ जाएगी कितनी है, ठीक है। यदि पोटेंशियल को हम फर्दर 2φ या 4φ1 कर दें, पोटेंशियल की वैल्यू 4 टाइम हमने कर दी, तो पोटेंशियल की वैल्यू 4 टाइम करने से वेलोसिटी की वैल्यू 2 टाइम होनी चाहिए, क्योंकि जो पोटेंशियल है √φ वेलोसिटी है, जो वेलोसिटी है वो है √φ के प्रोपोर्शनल। तो फाई की वैल्यू 4 टाइम करने से वेलोसिटी की वैल्यू 2 टाइम होनी चाहिए इनिशियल वेलोसिटी की, ठीक है। मतलब वेलोसिटी है वो 0.9c से कितनी हो जाएगी, 0.9 इंटू 2c, तो 1.8c, मतलब जो वेलोसिटी है वो लाइट की स्पीड से ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। यहाँ एक लिमिटेशन है, जो इलेक्ट्रॉन को हम फाई की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो देखो क्लासिकल मैकेनिक्स ये कहती है पोटेंशियल को बढ़ाते जाओ, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो एक लिमिट के बाद नहीं बढ़ती, कितना भी फाई बढ़ा लो। क्यों नहीं बढ़ती, उसका आंसर है क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं दे पाई, न्यूटन्स लॉ नहीं बता पाया, गैलीलियो नहीं बता पाया, ठीक है। इसका जो आंसर है वो गैलीलियो नहीं कर पाया था, ठीक। और दूसरा इसमें ये है, जैसे हमने बचपन में पढ़ा होगा, साइक्लोट्रॉन के बारे में हमने पढ़ा होगा, साइक्लोट्रॉन में भी सेम यही करते हैं हम। साइक्लोट्रॉन में क्या होता है, हम उसमें
चार्ज पार्टिकलों को हम एक्सेलरेट करवाते हैं। इलेक्ट्रॉन ही ले लो, इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकलों को एक्सेलरेट करवाते हैं। यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड होता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और यहाँ पे हमने एक पोटेंशियल लगाया होता है। यहाँ पे हमने ये डी शेप के दो हमारे पास जो साइक्लोट्रॉन होता है डी शेप का होता है, इसमें 2 डी प्लेट होती है, ठीक है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड लगाया होता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन को हम एक्सेलरेट करवाते हैं। सभी ने पढ़ा होगा साइक्लोट्रॉन के बारे में बचपन में, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, ये प्लेट पॉजिटिव होती है, ये प्लेट नेगेटिव होती है, और यहाँ पे हम एसी सोर्स लगाते हैं। एसी सोर्स लगाते हैं तो ये जो फ्रीक्वेंसी है वो लगातार चेंज होती रहती है प्लेट की, एक पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव लगातार चेंज होती रहती है। तो इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर एक्सेलरेट करता है और रोटेट करता है, और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी लगातार बढ़ती रहती है। अब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी लगातार बढ़ती रहती है, तो इलेक्ट्रॉन की रोटेशन की एक यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है। इलेक्ट्रॉन का जो रोटेशन का टाइम पीरियड है 2πm/qb, दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन। यदि वो सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है, ये सभी ने पढ़ा होगा यार, QVB = mv²/r, ठीक है। इसमें QVB फोर्स लग रहा है, QVB mv²/r। यहाँ से हम टाइम पीरियड निकाल लेंगे, लॉरेंस फोर्स लग रहा है इस पर, ठीक है। यहाँ से हम टाइम पीरियड निकाल लेंगे 2πm/qb, सभी ने पढ़ा होगा आई थिंक। ये टाइम पीरियड है इलेक्ट्रॉन का जो रोटेशन का सर्कुलर पाथ में, और जो ये जो टाइम पीरियड है इससे मैच करता रहता है लगातार, इस फ्रीक्वेंसी से लगातार मैच करता रहता है। मैच करने का मतलब है जब ये पॉजिटिव नेगेटिव होगा, देखो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कब करेगा, जब ये पॉजिटिव प्लेट हो और इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा हो, ठीक। जब इलेक्ट्रॉन घूम के यहाँ तक पहुँचेगा तब इस प्लेट को पॉजिटिव होना पड़ेगा, ताकि इलेक्ट्रॉन फिर एक्सेलरेट कर जाए। फिर जब घूम के इलेक्ट्रॉन दोबारा यहाँ पहुँचेगा तब इस प्लेट को दोबारा पॉजिटिव होना पड़ेगा। मतलब जो एसी की जो फ्रीक्वेंसी, एसी का टाइम पीरियड है और इसका जो टाइम पीरियड है वो मैच करने चाहिए, मतलब हाफ होना चाहिए टाइम पीरियड। मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन पहुँचेगा इतने टाइम पीरियड में ये इसका एक साइकिल पूरा हो जाना चाहिए। मतलब ये प्लेट पॉजिटिव हो जानी चाहिए, ये पॉजिटिव थी तो नेगेटिव हो जानी चाहिए, ये नेगेटिव थी तो पॉजिटिव हो जानी चाहिए। मतलब इनका दोनों का जो टाइम पीरियड है वो मैच करना चाहिए, इसका हाफ टाइम पीरियड, इसका हाफ टाइम पीरियड, ठीक। तभी वो इलेक्ट्रॉन है लगातार रिवॉल्व करता रहेगा और एक्सेलरेट करता रहेगा। तो टाइम पीरियड हमारे पास 2πm/qb। लेकिन क्या होता है, एक हाई वेलोसिटी पे ये ऑटोमेटिकली मैच करते रहते हैं और इलेक्ट्रॉन है एक्सेलरेट करता रहता है हाई वेलोसिटी से, ऑटोमेटिकली मैच करता है ये, क्योंकि टाइम पीरियड है उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा। टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है उसके मास पे, चार्ज पे और मैग्नेटिक फील्ड पे। तो टाइम पीरियड ऑटोमेटिकली इससे मैच करता रहता है। जो इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्विंग टाइम है वो इससे मैच करता रहता है और इलेक्ट्रॉन है एक्सेलरेट करता रहता है हाई वेलोसिटी से। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती है इलेक्ट्रॉन की, ये जो टाइम पीरियड है ये चेंज होने लगता है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ती जाती है, इलेक्ट्रॉन का जो रिवॉल्विंग टाइम पीरियड है वो लगातार चेंज होता रहता है। हाई वेलोसिटी पे वो चेंज हो जाता है। अब क्यों चेंज हो जाता है, या तो इसमें m चेंज हो सकता है, एक q चेंज हो सकता है, b तो एक्सटर्नल फील्ड है वो तो चेंज हो नहीं सकता, तो या तो q चेंज हो सकता है या m चेंज हो सकता है, ठीक है। लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स इस बारे में कुछ भी नहीं कहती है। क्लासिकल मैकेनिक्स इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकती है, क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग मास भी कॉन्स्टेंट रहता है, चाहे कितनी भी वेलोसिटी कर दो किसी भी पार्टिकल की, और उसका चार्ज भी कॉन्स्टेंट रहता है। लेकिन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने ये एक्सप्लेन कर दिया भाई मास है वहाँ पे वेरिएबल होगा। जो मास वेरिएबल होगा, आइंस्टीन ने ये रिलेशन भी दिया था m = m0 1 - v²/c²। तो हाई वेलोसिटी पे ये जो साइक्लोट्रॉन है ये काम नहीं करता हमारा, क्योंकि फ्रिक्वेंसी मैच नहीं करती, इलेक्ट्रॉन स्टक हो जाएगा बीच में, क्योंकि वो नेगेटिव हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव वो रिपेल करने लग जाएंगे। जब तक वो वहाँ पहुँचेगा वो प्लेट की पोलैरिटी चेंज होगी नहीं, प्लेट की पोलैरिटी चेंज होगी नहीं तो इलेक्ट्रॉन स्टक कर जाएगा बीच में, ठीक है। तो कुछ इस टाइप के फिनोमिना थे, और भी बहुत सारे फिनोमिना हमारे पास, म्यून का लाइफ टाइम वगैरह, म्यून अर्थ पे क्यों मिलते हैं हमें, जो म्यून पार्टिकल है वो अर्थ पे क्यों पाए जाते हैं, ठीक है। उनका लाइफ टाइम बहुत कम होता है फिर भी अर्थ पे मिलते हैं हमें, क्योंकि वो अर्थ, उनका जो उत्पन्न है वो अर्थ पे नहीं होता है, कॉस्मिक रे से आते हैं वो, और उनका लाइफ टाइम इतना कम होता है कि वो पहुंचने से पहले ही उनका डिके हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी अर्थ पे मिलते हैं। क्यों मिलते हैं इस चीज़ को हम आगे देखेंगे। ऐसे बहुत सारे फिनोमिना थे जिनको क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, ठीक है। तो उनको एक्सप्लेन करने के लिए फिर एक थ्योरी दी गई जिसका नाम है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब ये थ्योरी जो, इस थ्योरी का जो उत्पन्न हुआ, इस थ्योरी का जो उद्गम हुआ, ये थ्योरी नज़र में कैसी आई, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर है, ठीक है। एक्चुअल में कोई इस थ्योरी को बनाने के लिए कोई मेहनत नहीं की, मतलब ऐसे नहीं कहा गया भाई इन फिनोमिना को हम एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी डेवलप करते हैं, डायरेक्ट इसका डेवलपमेंट नहीं हुआ।
ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट ऐसा था जिसको किसी और काम के लिए किया जा रहा था, लेकिन उस एक्सपेरिमेंट ने काफ़ी हेल्प किया इस थ्योरी को बनाने में, वो था माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। ठीक है। उस एक्सपेरिमेंट का पर्पस कुछ और था। सबसे बड़ा देखो, एक जो पूरी हिस्ट्री में, फिजिक्स की हिस्ट्री में एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था जो फेल होने के बाद भी सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ। ठीक है। जिस पर्पस के लिए वो एक्सपेरिमेंट किया गया था वो पर्पस सोल्व नहीं हुआ उससे, लेकिन वही सबसे सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट था। उसने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट दिया, वहीं से स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट आया था। ठीक है। जो वो एक्सपेरिमेंट था माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। अब क्या था उसके बारे में भी समझते हैं, और इन फिनोमिना को स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कैसे एक्सप्लेन करती है, उन सब चीज़ों के बारे में भी हम देखते हैं। देखो, स्पेशल गैलीलियो ने क्या कहा था, गैलीलियो ने रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट बताया था। दो पार्टिकल है, मूव कर रहे हैं रिलेटिव टू ईच अदर, तो एक पार्टिकल है वो जो मतलब जो पार्टिकल मोशन में होता है वो अपनी स्पीड को इग्नोर करता है। ठीक है। तो वो देखेगा वो दूसरा वाला पार्टिकल है वो हाई स्पीड से मेरे पास में आ रहा है। ठीक है। दो पार्टिकल है, मूव कर रहे हैं, ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये भी v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो इनको खुद की वेलोसिटी v नहीं दिखाई देगी। ये देखेगा भाई जो a पार्टिकल है, जो a पर्सन है वो देखेगा b पर्सन 2v स्पीड से मेरी तरफ आ रहा है, और जो b पर्सन देखेगा जो a पर्सन है वो 2v स्पीड से मेरी तरफ आ रहा है। ठीक है। तो रिलेटिव स्पीड होगी यहाँ पे। लेकिन यदि यही केस हम लाइट के केस में लें तो जो कॉन्सेप्ट हमारा वो डिफरेंट होता है। ठीक है। फिनोमिना डिफरेंट होता है लाइट के केस में। अब वो आगे देखेंगे, वो अभी तक पता नहीं लगा था, वो एक्सपेरिमेंट से ही पता लगा था, जो हमारा माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट था उसी से इस चीज़ के बारे में आइडिया लगा था। भाई जो लाइट की स्पीड है, लाइट है वो वैक्यूम में कॉन्स्टेंट स्पीड से ट्रैवल करती है। कॉन्स्टेंट स्पीड ट्रैवल करने का मतलब है यदि कोई ऑब्जर्वर भी मूव कर रहा हो तो उसको भी वो स्पीड सी ही दिखाई देगी, चाहे वो कितनी ही हाई स्पीड से मूव कर रहा हो। ठीक है। मान लो एक ऑब्जर्वर है वो मूव कर रहा है, मान लो c/2 स्पीड से मूव कर रहा है, और लाइट भी मूव कर रही है इसकी तरफ c स्पीड से। तो गैलीलियो के अकॉर्डिंग, क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग, तो इसको ऑब्जर्वर को जो लाइट की स्पीड है वो c + c/2 दिखाई देनी चाहिए, 3c/2। लेकिन ऐसा नहीं होता है, उसको जो लाइट की स्पीड है वो c ही दिखाई देती है। ठीक है। तो ये चीज़ है, इसको भी जो क्लासिकल मैकेनिक्स है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो कुछ इस टाइप के फिनोमिना थे, बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमिना थे जिनको क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। देखो इसी में आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने डिस्कस किया कुछ फिनोमिना ऐसे थे जिनको क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। ठीक है। उन फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसका डेवलपमेंट हुआ। लेकिन जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का डेवलपमेंट हुआ वो ऐसे नहीं है डायरेक्ट उन फिनोमिना को देखते हुए डायरेक्ट कोई मैथमेटिकल थ्योरी दे दी गई थी। काफ़ी वर्क हुआ, 30-40 साल 50 साल काफ़ी वर्क हुआ, उसके बाद ये थ्योरी है वो दी गई, इसके पोस्टुलेट दिए गए आइंस्टाइन। ठीक है। इसके पीछे बहुत कुछ है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ऐसे नहीं है एक बंदे ने डायरेक्ट डेवलप कर दी। बहुत सारे रिजल्ट को मेजर किया गया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट को देखा गया, उसके बाद ये थ्योरी दी गई थी। अब देखो सबसे पहले जो सबसे पहली थ्योरी थी जो लाइट की थ्योरी थी। देखो जो लाइट है वो एक वेव है, सबसे पहले ये माना गया जो लाइट है वो एक वेव है। ठीक है। ये थ्योरी बहुत पहले की थ्योरी है, ये क्लासिकल मैकेनिक्स ही है। जो लाइट है एक वेव है और ये एक वेव फ्रंट की फॉर्म में ट्रैवल करती है। वेव थ्योरी ऑफ लाइट कह देते हैं जिसको हम, एक वेव फ्रंट की फॉर्म में ट्रैवल करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का तो बाद में कॉन्सेप्ट आया, मैक्सवेल रिलेशन वगैरह, वो तो बहुत बाद में कॉन्सेप्ट आया। उससे पहले सबसे पहले ये दिया गया था जो लाइट है एक वेव है वो वेव फ्रंट की फॉर्म में ट्रैवल करती है। और हमें ये भी पता है क्लासिकल थ्योरी ये भी कहती है, या वेव थ्योरी ये भी कहती है, जो वेव थ्योरी है वो ये भी कहती है भाई किसी भी वेव को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है। किसी भी वेव को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होगी। ठीक है। कोई भी वेव है, साउंड वेव है, वाटर वेव है, कोई भी वेव हो हमारे पास, चाहिए लाइट वेव है, इवन लाइट वेव, सभी वेव को ट्रैवल करने के लिए, स्ट्रिंग वेव है, मैकेनिकल वेव है, कोई भी टाइप की वेव हो उनको ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है। क्यों ज़रूरत होती है? क्योंकि मीडियम के पार्टिकल के ऑसिलेशन की वजह से ही जो एनर्जी है एक फॉर्म से दूसरी, एक जगह से दूसरी जगह तक आगे ट्रांसफ़र करती है। इस वजह से वेव को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। और ये तो 100% श्योर मान लिया था लोगों ने, भाई किसी भी वेव को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती ही होती है। अब ये देखा गया था भाई जो लाइट है, जो सन से लाइट आ रही है अर्थ की तरफ, ठीक है, इसको ट्रैवल करने के लिए भी एक मीडियम की ज़रूरत होती है। लेकिन यहाँ पे तो कोई मीडियम नहीं है, ये तो वैक्यूम है, बीच का जो रीजन है वो तो वैक्यूम है, यहाँ कोई मीडियम नहीं है। तो ये माना गया भाई मीडियम तो होगा ही,
ये 100% श्योर माना गया थियोरेटिकली। देखो अर्थ पे हमें दिखा भाई, अर्थ पे जो वेव ट्रैवल करती है, वाटर वेव वगैरह, स्ट्रिंग वेव वगैरह, उन सभी को मीडियम की जरूरत होती है ट्रैवल करने के लिए। तो लाइट एक वेव है, ये थ्योरी पहले से ही दे दी गई थी। लाइट वेव को प्रूव भी कर दिया गया था, लाइट एक वेव है, इसको बहुत पहले ही प्रूव कर दिया गया था। ठीक है, तो ये तो माना गया भाई मीडियम तो है कोई ना कोई। तो वो कौन सा मीडियम, उस मीडियम को नाम दिया गया ईथर। ठीक है, एक ईथर मीडियम है, उसके रिस्पेक्ट में सब चीज़ें ट्रैवल कर रही है। वो एक एब्सोल्यूट फ्रेम है जो रेस्ट पोजीशन पे है और उसके रिस्पेक्ट में सब कुछ मूव कर रहा है। मतलब उसको एक रेफरेंस सेट कर सकते हैं। कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है, मोशन में है, रेस्ट पे है, उस फ्रेम के रिस्पेक्ट में हम बता सकते हैं। मतलब वो एक एब्सोल्यूट फ्रेम है, वो एक रेस्ट फ्रेम है, रेस्ट नहीं मतलब एक रेफरेंस सेट कर सकते हैं उस फ्रेम को। देखो कोई कार है, मान लो कोई पार्टिकल है मूव कर रहा है, कोई m मास का पार्टिकल है, वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब जब भी कोई पार्टिकल मूव करता है तो किसके रिस्पेक्ट में मूव करता है ये हमें बताना जरूरी है। किसके, हमारे रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है, एक रेफरेंस सेट करना जरूरी है। ठीक है, और जो अब इस मान लो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम कह दें भाई ये पार्टिकल मूव कर रहा है, लेकिन इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हो सकता है ये रेस्ट पे हो, क्योंकि ये पॉइंट भी मान लो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में तो ये रेस्ट पे रहेगा, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो ये तो रिलेटिव कॉन्सेप्ट हो गया ना, जो गैलीलियो ने थ्योरी दी थी, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, दो पार्टिकल मूव कर रहे हैं तो वो उनके बीच की जो स्पीड होगी वो रिलेटिव स्पीड होगी। ठीक है, मतलब कोई भी ऐसे नहीं कह सकते हम भी इसके रिस्पेक्ट में सब चीज़ें मूव कर रही है। लेकिन जो ईथर फ्रेम है उसको ये माना गया था वो एक एब्सोल्यूट फ्रेम है, उसको हम रेफरेंस ले सकते हैं किसी भी मोशन का। यूनिवर्स में कोई भी मोशन हो रहा है हम कह सकते हैं वो ईथर के रिस्पेक्ट में हो रहा है सब कुछ। तो माना गया भाई ईथर एक हमारे पास एक मीडियम है जिसमें लाइट ट्रैवल कर रही है। देखो लाइट तो आ रही है, सन से अर्थ की तरफ लाइट तो आ रही है और लाइट एक वेव भी है, तो ये माना गया भाई वो एक मीडियम में आ रही है। कौन सा मीडियम, वो ईथर मीडियम है, उसके रिस्पेक्ट में हम जो उस मीडियम के अंदर जो लाइट है वो ट्रैवल कर रही है, और उसको हमने ईथर को एक थियोरेटिकली मान लिया है। एक ईथर एक हमारा रेफरेंस फ्रेम है, फिक्स रेफरेंस फ्रेम है, जिसके रिस्पेक्ट में हम सभी मोशन को कंसीडर कर सकते हैं। तो क्लासिकल थ्योरी में इतना माना गया था। ठीक है, तो लेकिन एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी चाहिए हमें भाई। इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की देखो, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो आएगी वो यहीं से निकल के आएगी। अब वो जो फिनोमिना थे जिनको नहीं एक्सप्लेन किया गया था क्लासिकल थ्योरी ने, वो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू निकल के आ जाएगा अपने आप। ठीक है, लेकिन ईथर को अभी तक किसी ने गलत नहीं माना था और 100% सभी साइंटिस्ट श्योर थे भाई ईथर है ही है। ठीक है, ईथर है यूनिवर्स में। ठीक है, ये 100% सभी श्योर थे। ठीक है, इसको कोई भी गलत नहीं मान रहा था। लेकिन माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट ऐसा एक्सपेरिमेंट था जिस एक्सपेरिमेंट को इसका एग्जिस्टेंस प्रूफ करने के लिए उस एक्सपेरिमेंट को किया गया। ठीक है, माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट था, उसको इस पर्पज से किया गया था भाई हमें ये पता लग जाए भाई ईथर है। ईथर तो था, सभी ने मान लिया था ईथर है, लेकिन उसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन मिल जाए ईथर है। लेकिन वहाँ से कुछ और ही रिजल्ट निकल के आए। ठीक है, एक्चुअल में तो वो एक्सपेरिमेंट फेल हुआ, लेकिन सबसे सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट ही वो था जिसने एक नई थ्योरी को जन्म दिया। वो थ्योरी कौन सी थी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब कैसे उसको जन्म दिया, कैसे वहाँ से हमें पता लगा भाई, फिर उस देखो जब वो रिजल्ट उस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट आए तो आइंस्टीन ने कहा भाई एक्सपेरिमेंट में कोई खराबी नहीं है। तो लोगों ने ये मान लिया भाई एक्सपेरिमेंट में कुछ ना कुछ खराबी है। लेकिन आइंस्टीन ने ये बताया भाई एक्सपेरिमेंट में कोई खराबी नहीं है। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट लिया ईथर का यही गलत है हमारा। ठीक है, एक्चुअल में कोई एब्सोल्यूट फ्रेम है ही नहीं, सब कुछ रिलेटिव है। ठीक है, कुछ भी रेस्ट में नहीं है, सब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव कर रहे हैं। वहाँ से डेवलप हुआ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का। जो लाइट है, जो लाइट की स्पीड है वो वैक्यूम में सभी फ्रेम के लिए कॉन्स्टेंट होगी, कोई भी फिक्स लाइट की स्पीड से मूव नहीं कर सकता। ठीक है, मतलब लाइट की जो स्पीड है वो रिलेटिव कॉन्सेप्ट नहीं है, वो एक फिक्स क्वांटिटी है वैक्यूम। आइंस्टीन ने बताया भाई जो माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट है वो एक्सपेरिमेंट में कोई कमी नहीं है, एक्सपेरिमेंट सही है, लेकिन जिस पर्पज़ के लिए उस एक्सपेरिमेंट को किया गया था वो पर्पज़ ही गलत है हमारा। ईथर एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करता, कोई ऐसा फ्रेम एग्जिस्ट ही नहीं करता, कोई ऐसा एब्सोल्यूट फ्रेम एग्जिस्ट ही नहीं करता जिसके रिस्पेक्ट में हम किसी की फ्रेम की दूसरे फ्रेम की स्पीड बता रहे हैं। यहाँ से कॉन्सेप्ट आया था भाई जो लाइट है वो एक कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है इनर्शियल फ्रेम में या वैक्यूम में। वैक्यूम में जो लाइट है कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव करती है,
चाहिए ऑब्जर्वर किसी भी स्पीड से मूव कर रहा हो, चाहिए वेदर इट इज़ मूविंग विद वेलोसिटी c, और कोई भी स्पीड ऑब्जर्वर की, चाहे c हो, चाहे c/2 हो, चाहे 0.9 c हो, कोई भी स्पीड ऑब्जर्वर की जो लाइट की स्पीड है वो उसको हमेशा ही c दिखाई देगी, ना c से कम दिखाई देगी ना c से ज़्यादा दिखाई देगी। ठीक है, सभी को लाइट की स्पीड c दिखाई देगी। ठीक है, ये आइंस्टीन ने फिर बताया था अपने पोस्टुलेट में, वहाँ से डेवलप हुई स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, फिर उसका मैथमेटिकल बैकग्राउंड दिया गया, मैथमेटिकली उसको एक्सप्लेन किया गया, फिर उसके बाद जो भी फिनोमिना थे, जो फिनोमिना क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे उनको एक्सप्लेन किया गया। ठीक है, तो अब डिस्कस करते हैं माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट को, उस एक्सपेरिमेंट को कैसे किया गया था और कैसे हम बता पाते भाई ईथर है। देखो ईथर तो मान लिया था लोगों ने, मान लो ईथर है। ठीक है, ये हमारे पास सोलर सिस्टम है, हमारा ये अर्थ है जो सोलर सिस्टम की चारों ओर मूव कर रही है। ठीक है, v वेलोसिटी से मूव कर रही है जो अर्थ है, यहाँ पे भी इसकी वेलोसिटी v है, यहाँ इसकी वेलोसिटी v है, हर जगह इसकी वेलोसिटी v है। और ये यहाँ पे एक मीडियम है, मान लो हमने मान लिया वो मीडियम ईथर है, ईथर है। ठीक है, मतलब जो एक ऐसा मीडियम है, एब्सोल्यूट मीडियम है, एक ऐसा रेफरेंस फ्रेम है जो रेस्ट पोजीशन पे है, उसको हमने ईथर मान लिया। मान लो वो सोलर सिस्टम के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे, यदि रेस्ट में ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को बहुत सालों तक किया गया और अलग अलग टाइम पे किया गया, अलग अलग जगह पे किया गया। ठीक है, बहुत बार इस एक्सपेरिमेंट को किया गया, तब ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन मिला। ठीक है, तो ईथर मान लिया, ये हमारा एक मीडियम है, ईथर है, इसके अंदर सोलर सिस्टम में अर्थ मूव कर रही है। सोलर सिस्टम मान लो ईथर के रिस्पेक्ट में स्टैटिक है, ये भी हो सकता है मान लो सोलर सिस्टम भी मूव कर रहा हो ईथर के रिस्पेक्ट में, और हमने कंसिडर कर लिया चलो सोलर सिस्टम है, ईथर के रिस्पेक्ट में स्टैटिक है। तो इसको प्रूफ कैसे करें भाई ईथर है नहीं, माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट से कैसे प्रूफ करें भाई ईथर नहीं है। देखो बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है, कैसे किया गया। यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे रिलेटिव वेलोसिटी का। कैसे लगाएंगे, देखो कोई भी वेव है हमारे पास, जैसे ये हमारे पास सोर्स है, साउंड वेव है, साउंड वेव है हमारे पास, कोई साउंड वेव है, हम यहाँ रेस्ट पोजीशन पे, यहाँ पे हम रेस्ट पोजीशन पे, और ये एक मीडियम है जिसमें साउंड वेव ट्रेवल कर रही है। ये मीडियम ही कौन सा, एयर मीडियम है, मान लो एयर है जिसमें साउंड ट्रेवल कर रही है। मान लो जो साउंड है, साउंड सोर्स से जो साउंड वेव है वो 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है, इस साइड भी इस साइड भी 10 मीटर पर सेकेंड से साउंड वेव है वो मूव कर रही है। ठीक, और हम रेस्ट पे हैं, तो हमें इस साइड वाली वेव भी 10 मीटर से मूव करती हुई दिखाई देगी, इस साइड वाली वेव भी हमें 10 मीटर पर सेकेंड से मूव करती हुई दिखाई देगी। अब क्या करते हैं, हम मूव करने लग जाते हैं, मान लो हम 5 मीटर पर सेकेंड से मूव करने लग जाते हैं सेकेंड केस में। जब हम रेस्ट पे थे तो हमें दोनों वेव 10 मीटर पर सेकेंड से मूव करती हुई दिखाई दे रही। अब हम मूव करने लग जाते हैं 5 मीटर पर सेकेंड से इस मीडियम के रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में हम मूव करने लग जाते हैं 5 मीटर पर सेकेंड से। तो हमें ये वाली जो वेव है वो दिखेगी 5 मीटर पर सेकेंड से मूव करती हुई, और जो पीछे वाली वेव है वो दिखेगी हमें 15 मीटर पर सेकेंड से मूव करती हुई। क्लासिकल थ्योरी ये कहती है। ठीक है, एक वेव है, जब हम रेस्ट में थे तो दोनों तरफ 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही थी। जब हमने मूव करना स्टार्ट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू मीडियम, और मीडियम एयर है, ठीक है, हमने जब मूव करना स्टार्ट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू मीडियम, और जो मीडियम एयर है, तो इसकी स्पीड अलग अलग दिखाई देती है हमें। जो पीछे वाली वेव है उसकी 15 मीटर पर सेकेंड दिखाई देगी, और जो आगे वाली वेव है उसकी दिखाई देगी 5 मीटर पर सेकेंड। या हम ना मूव करके हम मीडियम को ही मूव करवा दें, हम ना मूव करके हम मीडियम को ही मूव करवा दें 5 मीटर पर सेकेंड से, तो भी हमें सेम ही चीज़ें दिखाई देगी। मीडियम को मूव करवा देंगे तो आगे वाली वेव और पीछे वाली वेव की हमें अलग अलग वेलोसिटी दिखाई देगी, सेम वेलोसिटी नहीं दिखाई देगी। ठीक है, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी होना जरूरी अब हमारे बीच में और मीडियम के बीच में। सिमिलरली सेम कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे लाइट के केस में। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे लाइट के केस में। मान लो एक लाइट वेव है जो इधर भी निकल रही है, इधर भी निकल रही है। अब वहाँ पे जो लाइट की स्पीड अब बहुत हाई होती है, ये स्पीड तो बहुत कम है, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। लाइट की स्पीड बहुत हाई होती है तो उसको डायरेक्टली मेजर करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होती है, 3 × 10⁸, तो उसको डायरेक्टली हम ऐसे थोड़ी मेजर करेंगे। मान लो इधर लाइट मूव कर रही है 3 × 10⁸ से, और इधर मूव कर रही है 3 × 10⁸ से, और मान लो हम लाइट के रिस्पेक्ट में मूव कर रहे हैं
100 मीटर पर सेकंड से या 1000 मीटर पर सेकंड से भी मूव कर लो, तो इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या हमें फ़र्क नज़र आएगा, कुछ दिखेगा हमें? यहाँ पे तो हमें एक्चुअल में पता लग जाएगा, ठीक है, यहाँ पे तो हमें डायरेक्ट ही पता लग जाएगा देख के। क्या हमें ऐसे पता लगेगा? तो इसको थोड़ा सा इनडायरेक्ट वे में हमें करना पड़ेगा। इनडायरेक्ट वे में कैसे करेंगे? इस चीज़ को ऑब्जर्व हम थोड़ा सा इनडायरेक्ट वे में करेंगे। कैसे करेंगे? हमें पता है जो लाइट है वो लाइट एक फिनोमिना, लाइट का एक फिनोमिना है इंटरफेरेंस फिनोमिना का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। इंटरफेरेंस फिनोमिना का यूज़ करके हम देखेंगे भी ईथर है उसका एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा अलग तरीके से करते हैं हम इसमें। माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट सभी ने पढ़ा भी होगा आई थिंक, ठीक है, सभी को पता भी होगा। तो क्या था माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट? पहले तो इंटरफेरेंस के बारे में सभी को पता होगा। जब दो लाइट आपस में एक साथ ट्रैवल करती है, एक पॉइंट में मिलती है, तो आपस में इंटरफेयर करती है। इंटरफेयर करने से क्या होता है? कुछ जगह कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, कुछ जगह डिस्ट्रक्टिव होता है। जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव होता है वहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव होता है वहाँ पे इंटेंसिटी मिनिमम होती है, और हमें एक फ्रिंज पैटर्न मिलता है, ठीक है। तो माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट क्या है हमारे पास? ये जो एक्सपेरिमेंट है ये अर्थ पे किया गया। ये हमारे पास सोलर सिस्टम है, ये हमारे पास सोलर सिस्टम है, यहाँ पे अर्थ है। अर्थ के ऊपर वो एक्सपेरिमेंट किया गया, यहाँ पे इसके ऊपर वो एक्सपेरिमेंट किया गया, और अर्थ है वो v वेलोसिटी से मूव कर रही है, और यहाँ पे मान लो ईथर है, तो ईथर के रिस्पेक्ट में अर्थ है वो v वेलोसिटी से मूव कर रही है। और अर्थ के रिस्पेक्ट में हम मान सकते हैं ईथर है वो v वेलोसिटी से पीछे जा रहा है। ईथर एक मीडियम है, ये मान लिया भाई ईथर एक मीडियम है, ईथर एक मीडियम है। यदि अर्थ है वो v वेलोसिटी से ईथर के रिस्पेक्ट में मूव कर रही है, तो ईथर है वो v वेलोसिटी से पीछे की तरफ जा रहा है अर्थ के रिस्पेक्ट में, मतलब हमारे रिस्पेक्ट में जो ईथर है वो v वेलोसिटी से पीछे की तरफ मूव कर रहा है। क्योंकि मान लिया ईथर है वो स्टैटिक फॉर्म में, ये मान लो भाई ईथर है वो स्टैटिक फॉर्म में, लेकिन स्टैटिक में नहीं है तो भी इस एक्सपेरिमेंट से हम पता लगा सकते हैं ईथर एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन शुरू में मान लिया ईथर स्टैटिक फॉर्म में, मतलब सन के रिस्पेक्ट में स्टैटिक है वो, ठीक है। ईथर सन के रिस्पेक्ट में स्टैटिक है। यदि स्टैटिक ना हो तो भी एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल है, ऐसा नहीं है एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं होगा। वो तुम्हें अभी समझ में आ जाएगा, जब ये तुम्हें पता लगेगा, इसके बारे में आइडिया लगेगा, तो तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा भाई स्टैटिक नहीं है फिर भी हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। वो अपने आप आइडिया लग जाएगा तुम्हें, ठीक है। लास्ट में देखो तो कैसे प्रूफ करें। माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट में क्या है, जो अर्थ के ऊपर है, अर्थ के ऊपर सेटअप रखा गया, वो एक अर्थ के ऊपर ही परफॉर्म किया गया। उसको कैसे परफॉर्म किया गया? इसमें क्या था, इसमें हमारे पास दो मिरर थे, M1 मिरर था, एक M2 मिरर था, एक हमारे पास बीम स्प्लिटर था, जहाँ से जो लाइट है वो दो पार्ट में स्प्लिट हो रही थी। यहाँ पे एक लाइट का सोर्स था, जो सोर्स था वहाँ से लाइट आ रही थी मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो लाइट दो पार्ट में डिवाइड होगी, एक मिरर M1 की तरफ गई, एक मिरर M2 की तरफ गई। जब लाइट रिफ्लेक्ट होकर दोनों मिरर से आई, इसको हमने टेलीस्कोप में देखा, टेलीस्कोप में नोट किया, तो हमें क्या मिलता है? एक इंटरफेरेंस फ्रिंजेस पैटर्न मिलता है। एक लाइट यहाँ से गई, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके आई, एक लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होके आई। जब आपस में दोनों मिलेगी तो दोनों में इंटरफेरेंस होगा, दोनों में कुछ पार्ट डिफरेंस होगा, दोनों में कुछ पार्ट डिफरेंस है तो हमें एक फ्रिंज पैटर्न मिलेगा। तो हमें पता है इंटरफेरेंस का जो फ्रिंज पैटर्न मिलता है वो कुछ इस टाइप से मिलता है, कुछ ब्राइट फ्रिंज होगी, कुछ डार्क फ्रिंज होगी, ठीक है। इस टाइप से हमें फ्रिंज पैटर्न मिलेगा। यहाँ डार्क होगी, मतलब कॉन्जुगेटिव फ्रिंज मिलेगी हमें, ब्राइट डार्क, ठीक है। वो उसके पार्ट डिफरेंस पे डिपेंड करेगी, दोनों वेव के बीच में क्या पार्ट डिफरेंस है। सभी ने इंटरफेरेंस फिनोमिना पढ़ा होगा, ठीक है। तो इन दोनों के पार्ट डिफरेंस पे डिपेंड करती है वो, ठीक है। ये डिस्टेंस मान लो x है, इसको x मान लो और इसको y डिस्टेंस मान लो इनिशियली दोनों लेंथ सेम है, x इक्वल टू वाई, इनिशियली दोनों लेंथ सेम x इक्वल टू वाई, तो पार्ट डिफरेंस 0 है दोनों वेव के बीच में। यहाँ तक तो दोनों सेम डिस्टेंस चली, इसके बाद यहाँ गई, उसके बाद यहाँ गई, फिर यहाँ आई, ठीक है। तो दोनों के बीच में जो पार्ट डिफरेंस है वो अराउंड 0 है, क्योंकि कोई भी एक्स्ट्रा पाथ नहीं चली दोनों रे, ठीक है। पार्ट डिफरेंस 0 है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा कुछ जगह डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा। जो सेंटर है वहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा। यहाँ पे हमें ऑब्वियसली फ्रिंज पैटर्न मिलेगा। एक एक्सपेरिमेंट किया भी होगा या बीएससी में तुम करोगे भी, काफ़ी स्टूडेंट जो बीएससी में एक्सपेरिमेंट होता है, एमएससी में भी एक्सपेरिमेंट होता है, ठीक है। वहाँ हम करते हैं ये एक्सपेरिमेंट, माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट, फ्रिंज पैटर्न मिलता है हमें
फ्रिंज पैटर्न को हम नोट करते हैं। ठीक है, अब देखो ये तो कंप्लीट सेटअप मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से। ठीक है, ये जो कंप्लीट सेटअप है वो वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, क्योंकि ये सेटअप अर्थ के ऊपर रखा हुआ है, अर्थ के ऊपर रखा हुआ है और वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो मतलब ईथर है वो वी वेलोसिटी से पीछे की तरफ मूव कर रहा है। यदि हम अर्थ के ऊपर ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमारे रिस्पेक्ट में ईथर पीछे की तरफ मूव कर रहा है, ईथर पीछे की तरफ मूव कर रहा है, और ईथर के रिस्पेक्ट में जो लाइट की वेलोसिटी है वो दोनों तरफ अलग अलग होगी। देखो हमने ये कहा था अभी, जिस मीडियम में लाइट ट्रैवल करती है, कोई भी वेव ट्रैवल करती है और हम रेस्ट पे हैं, और ये एयर मीडियम है, साउंड वेव का हमने एग्जांपल लिया था, साउंड वेव 10 मीटर से इधर चल रही है, 10 मीटर से इधर चल रही है। ठीक है, यदि हम रेस्ट में तो हमें दोनों तरफ 10 मीटर स्पीड दिखाई देगी, लेकिन यदि हम मूव करने लग जाए तो हमें इसकी स्पीड कम दिखाई देगी, इसकी ज़्यादा दिखाई देगी, स्पीड में चेंज हो जाएगा। और यदि खुद मीडियम में मूव करने लग जाए हमारे रिस्पेक्ट में तो अभी हमें स्पीड में वेरिएशन दिखाई देगा दोनों वेव की, आने वाली वेव और जाने वाली वेव, जो इधर जा रही है उसकी स्पीड अलग होगी, जो आगे जा रही है उसकी स्पीड अलग होगी। ठीक है, क्योंकि या तो मीडियम मूव करवा लो या खुद मूव कर जाओ। तो हाँ, यहाँ पे हम तो रेस्ट में हैं अर्थ के ऊपर, लेकिन हमारे रिस्पेक्ट में ईथर मीडियम पीछे मूव कर रहा है, क्योंकि हम मूव कर रहे हैं लेकिन हम तो अपनी वेलोसिटी को इग्नोर करेंगे। तो हम ऐसा मानेंगे भाई हमारे रिस्पेक्ट में जो ईथर है पीछे मूव कर रहा है, ईथर मीडियम पीछे, और जिस मीडियम में लाइट ट्रैवल कर रही है वही मीडियम पीछे की तरफ मूव कर रहा है। साउंड वेव एयर में ट्रैवल कर रही थी और साउंड जो एयर है वही पीछे की तरफ मूव कर रही है, कंप्लीट मीडियम में पीछे की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, तो वेलोसिटी में वेरिएशन आना ही है। ठीक है, जो लेफ्ट वाली वेलोसिटी और राइट वाली वेलोसिटी उनमें वेरिएशन होगा, तो यहाँ पे भी वेलोसिटी में एक वेरिएशन होगा। ठीक है, यहाँ पे जो लाइट की वेलोसिटी, यहाँ से लाइट गई, यहाँ पे लाइट गई, ठीक है, ये वी वेलोसिटी से इधर मूव कर रहा है, तो यहाँ पे जो लाइट की वेलोसिटी है, जब जाने वाली स्पीड और आने वाली स्पीड दोनों में एक वेरिएशन होगा। ठीक है, जाने वाली स्पीड और आने वाली स्पीड में वेरिएशन होगा। अब देखो यहाँ पे कोई एग्जैक्ट, ये जो सेटअप है ये ईथर के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है, तो मतलब ये जो लाइट है, ये जो लाइट है ये ईथर के रिस्पेक्ट में मूव कर रही है। ठीक है, ये जो लाइट है यहाँ से यहाँ जा रही है वो ईथर के रिस्पेक्ट में मूव कर रही है। ये जो लाइट है यहाँ से यहाँ जा रही है फिर वापस आ रही है, ये लाइट भी वापस आ रही है, मतलब एक्चुअल में तो ये ईथर में मूव कर रही है ना, एक्चुअल में तो मीडियम ईथर है, ईथर के अंदर मूव कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी एक पाथ है, यहाँ पे जीरो पाथ डिफरेंस नहीं है एक्चुअल में। यदि हम ईथर को माने, यदि हमारा ईथर एक फ्रेम है तो यहाँ पे ऑलरेडी एक पाथ डिफरेंस है, क्योंकि लाइट की स्पीड अलग अलग होगी दोनों तरफ। ठीक है, हमेशा लाइट की स्पीड सी नहीं रहेगी, जाने वाली लाइट की स्पीड हो सकता है कम हो, आने वाली लाइट की स्पीड हो सकता है ज़्यादा हो, क्योंकि वो ईथर के रिस्पेक्ट में आ रही है। जो मीडियम के अपोजिट डायरेक्शन में, यदि मीडियम के रिस्पेक्ट में, यदि मीडियम है वो वेव के रिस्पेक्ट में ही मूव कर रहा है तो लाइट की स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है, बढ़ जाएगी, सॉरी। देखो यदि हम 5 मीटर पर सेकंड से मूव करने लग जाएं, हम 5 मीटर पर सेकंड से मूव करने लग जाएं, तो ये वाली जो लाइट, इधर वाली लाइट है जो इधर चल रही है, इसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, और जो लाइट पीछे चल रही है इसकी स्पीड 15 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, हम 5 मीटर से मूव कर रहे हैं, या मीडियम को 5 मीटर पर सेकंड से पीछे मूव करवा दो, सेम ही चीज़ है ना। या तो खुद मूव कर जाओ 5 मीटर पर सेकंड से इस साइड में, या मीडियम को 5 मीटर पर सेकंड से पीछे मूव करवा दो। अब मीडियम जिस डायरेक्शन में चल रहा है और उस डायरेक्शन में वेव की स्पीड बढ़ जाएगी, और अपोजिट टू दी मीडियम वेव की स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा जो मीडियम यहाँ पे ईथर है और ईथर वी वेलोसिटी से पीछे जा रहा है, मतलब जो लाइट इधर चलेगी इस साइड में चलेगी उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, जो लाइट मीडियम के अपोजिट चलेगी उसकी स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे लाइट की स्पीड सेम नहीं रहेगी। यदि मीडियम ईथर है तो लाइट की स्पीड मीडियम के रिस्पेक्ट में अलग अलग होगी। ठीक है, इधर जाने वाली लाइट की स्पीड अलग होगी, इधर जाने वाली लाइट की स्पीड अलग होगी, तो एक फेज डिफरेंस तो ऑलरेडी है यहाँ पे, इस लाइट में और इस लाइट में। ठीक है, पाथ मैटर नहीं करता यहाँ पे। ठीक है, पाथ डिफरेंस तो ऑलरेडी आ ही जाएगा, क्योंकि लाइट की स्पीड चेंज होगी तो पाथ डिफरेंस तो आ ही जाएगा ऑलरेडी। ठीक है, स्पीड ही चेंज होगी लाइट की, जाने वाले की आने वाले की, तो पाथ सेम थोड़ी रहेगा। ठीक है, डिस्टेंस सेम थोड़ी रहेगी, डिस्टेंस अलग अलग होगी, तो यहाँ पे एक पाथ डिफरेंस ऑलरेडी होगा, जिसकी वजह से हमें फ्रिंज पैटर्न मिलेगा, ऑलरेडी एक फ्रिंज पैटर्न मिलेगा। ठीक है, यदि ईथर है, यदि मीडियम है, तो एक ऑलरेडी एक फ्रिंज पैटर्न हमें मिलेगा। अब इसी एक्सपेरिमेंट को हम 90 डिग्री रोटेट कर दें। ठीक है, अब देखो ईथर का पता कैसे लगाएं भाई, ईथर है,
ईथर है तो हमने एक फ्रिंज पैटर्न मिल गया। क्या ये फ्रिंज पैटर्न को देख के हम बता सकते हैं भाई ईथर है?